बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि जीन क्या है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे चैप्टर नंबर 23 में डिस्कस करने वाले हैं। आए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मीन जीन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और इसके लिए वी हैव टू गो टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ल्स डार्विन 1868 में उन्होंने सबसे पहले एक आइडिया दिया हम लोगों को। क्या आइडिया था? दैट आइडिया वाज थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। राइट नाउ, व्हाट इज बेसिकली द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थ्योरी? वो ये है हमारे स्टूडेंट्स कि उनका ख्याल ये था कि हमारे ब्लड में कुछ ऐसी स्पेसिफिक पैकेट्स ऑफ यू कैन से ट्रेट्स और इंफॉर्मेशन वो घूमते रहते हैं, जिन्हें के वो नाम देते थे जेम्यूल्स का। और ये ब्लड में सर्कुलेटिंग जो बॉडीज हैं, जब ये जाएंगे और पहुंचेंगे हमारे गॉनेट्स में, तो वहां से इनको जाहिर है अगर मेल है तो टेस्टिस होंगे, और अगर फीमेल है तो ओवरी होगी, तो वहां से इनको फिर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन किया जाएगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि खास किस्म के ट्रेट्स और करेक्टर्स पैकेट्स की फॉर्म में, जिन्हें हम नाम देते हैं जेम्यूल्स का, ये मूव करते हैं टू द गॉनेट्स, और वहां से वो कहाँ मूव कर जाएंगे? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अगले ऑर्गेनिज्म में पास ऑन कर जाएंगे। लेकिन क्या ये बात ठीक थी? क्या वाकई ही हमारे पास जेम्यूल्स सर्कुलेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? इसको चेक किया सिर्फ 2 साल के बाद, 1868 के बाद 1870 में, मीन महज 2 साल के बाद फ्रांसिस गैल्टन ने क्या किया? उन्होंने रैबिट्स लिए, ठीक है, और उन पर्टिकुलर रैबिट्स को उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई। आपको पता है, पढ़ लिखे बच्चे हैं आप लोग, कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। उन्होंने ब्लड ग्रुप को टेस्ट किया, और ब्लड ग्रुप को टेस्ट करने के बाद मुख्तलिफ रैबिट्स के ग्रुप्स बना के उनके आपस में ब्लड को मिक्स करवा दिया। अगर पैनजेनेसिस की थ्योरी ठीक है या थ्योरी ठीक थी, तो उसके रिजल्ट में क्या होना चाहिए था कि आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मुख्तलिफ किस्म के ट्रेट्स वाले रैबिट्स प्रोड्यूस होना चाहिए थे। लेकिन उन्हें ऐसा नजर नहीं आया, बल्कि हमें ये नजर आया कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली बिल्कुल भी दूसरे रैबिट के कैरेक्टर से बिल्कुल भी नहीं मैच खाते। लिहाजा जेम्यूल के कॉन्सेप्ट को ऑल टुगेदर नलिफाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद तारीख आगे बढ़ती गई, और उसके अगले मजीद 20 साल के बाद, बीन 1890s में, ह्यूगो डी वरीज, बहुत से लोग इसे ह्यूगो डी वरीज का नाम भी देते हैं, डिपेंड करता है कि ये कौन से इलाके की प्रोनाउंसिएशन यूज की जा रही है। बहरहाल हम लोग इसे ह्यूगो डी वरीज का नाम ही बोलेंगे। राइट, 1890 में उन्होंने ये देखा कि जॉन ग्रेगर मेंडल ने 1900 से लेकर 1906 में जो काम पब्लिश किया था, बेसिकली उसमें जिन चीजों को ट्रेट्स कहा गया था, जिन चीजों को उन्होंने नाम दिया था एलिमेंट्रॉन्स का। क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? एलिमेंट्रॉन्स का नाम दिया था, या उन्होंने हम लोगों ने नाम दिया था फैक्टर्स का। वो पर्टिकुलर फैक्टर्स या एलिमेंट्रॉन्स, दे आर नॉट ट्रेट्स, रादर दे आर बेसिकली जीन्स। राइट, उन्होंने ये बात क्यों बोली? उन्होंने ये इसमें उनको उनकी जो बात के पीछे लॉजिक थी, रीजनिंग थी, वो ये थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज इंसान के ब्लड में सर्कुलेट करती रहे और फिर वो गॉनेट्स में पहुंच जाए और वहां से वो ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, बल्कि कॉन्सेप्ट दिया गया इंट्रासेलुलर फैक्टर का या इंट्रासेलुलर पेंजीन्स का। यानी कि जो पेंजीन्स हैं या पैकेट्स ऑफ जीन्स हैं, वो हमेशा इंट्रासेलुलर मीन सेल्स के अंदर रहते हैं, सेल से कभी बाहर नहीं आते। तो उनके माइंड में उन्होंने अपनी अक्ल सलीम को इस्तेमाल करते हुए, जॉन ग्रेगर मेंडल के वर्क को देखते हुए, इंडिपेंडेंटली क्या कंक्लूड किया कि जो फैक्टर्स हैं वो बेसिकली सेल के अंदर ही रहते हैं, वो कभी भी ब्लड में सर्कुलेट नहीं करते। राइट, फिर विल्हेल्म जिनासन और विल्हेल्म जोहानसन, मैं फिर बोल रहा हूं कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिपेंड करती है, वेरी करती है एरिया टू एरिया। तो बहुत से लोग इसे विल्हेल्म जोहानसन प्रोनाउंस करते हैं और बहुत से लोग इसे विल्हेल्म जोहानसन प्रोनाउंस करते हैं, दोनों ठीक है। इन्होंने 1909 में
इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को, एलिमेंट्स को, जेम्यूल्स को, सब को नलिफाई कर दिया और उन मिसलीडिंग कंफ्यूजिंग वर्ड्स को सिर्फ एक ही वर्ड से रिप्लेस कर दिया और उस वर्ड का नाम क्या था? जीन। ये बात है हमारे स्टूडेंट्स 1909 की। तो 1909 में पुरानी सारी डिबेट्स को खत्म करके एक लफ्ज से बदल दिया गया और वो लफ्ज मेरे पास क्या था? जीन। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि विलियम बैटिसन ने इस पर्टिकुलर लफ्ज के डिस्कवर होने से पहले ही एक टर्म कॉइन कर दी थी और उस टर्म का नाम क्या था? जेनेटिक्स। यानी कि ये हमारे पास बायोलॉजी की वो वाली ब्रांच होगी, शाख होगी कि जिसके अंदर हम ट्रेट्स को, करेक्टर्स को, जेम्यूल्स को या जीन्स को ट्रांसफर होते देखेंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन और फिर उसके अंदर आने वाली वेरिएशंस को देखेंगे। तो जो ब्रांच ये सारी चीजें स्टडी करेगी उसे विलियम बैटिसन ने 1906 में जेनेटिक्स के नाम से कॉइन कर दिया था। देखते हैं मेरे स्टूडेंट्स कि ये सारी जो थी बैकग्राउंड हमारी मॉडर्न साइंसेस इस पर्टिकुलर चीज जिसे हम जीन के नाम से जानते हैं कैसे डिफाइन करती है और उस पर्टिकुलर चीज तक पहुंचने के लिए किसके साइंटिस्ट के वर्क को बहुत ज्यादा पजीराई मिली है। इसके लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो जीन है उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन किसने रखी? तो आंसर इज दिस पर्टिकुलर टर्म जीन, इसकी जो फाउंडेशन थी या जो बेस थी उसका वर्क डेफिनेटली किसने किया था? जॉन ग्रेगर मेंडल ने। जॉन ग्रेगर मेंडल ने सबसे पहले इस टर्म को इस्तेमाल किया था और यू नो वेरी वेल कि दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट इट हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन पाइसम सैटिवम, जिसे हम लोग पी प्लांट के नाम से भी याद करते हैं और आप लोग इनकी बहुत सारी डिटेल्स जाहिर है पढ़ चुके हैं अब तक, राइट। उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को जिसे आज हम जीन के नाम से जानते हैं उसी से क्या नाम दिया था? यू नो वेरी वेल कि उसे हम नाम देते थे फैक्टर्स का, या हम लोग उसे नाम देते थे ट्रेट्स का, या हम लोग उसे नाम देते थे एलिमेंट्रॉन्स का, राइट। तो ये सारी की सारी टर्म्स इस्तेमाल की गई जॉन ग्रेगर मेंडल की तरफ से, लेकिन ये सारी की सारी चीजें ही ह्यूगो और ह्यूगो डी वरीज तो को इस नतीजे तक पहुंचाने में कामयाब हुई कि जाहिर है जेम्यूल्स नहीं होते बल्कि जेम्यूल्स सिर्फ हर सेल के अपने अंदर पाए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रासेलुलर जेम्यूल। आज हम लोग उस पर्टिकुलर चीज को कि जिसे जॉन ग्रेगर मेंडल फैक्टर बोलता था, ट्रेट बोलता था, एलिमेंट्रॉन बोलता था, या हम लोग बात करें अगर चार्ल्स डार्विन की जिसे वो जेम्यूल बोलता था, आज हम उसे क्या बोलते हैं? आज हम उसे नाम देते हैं हमारे स्टूडेंट्स only one name and that very name is called as the gene। ये सारी की सारी बातें तो हो गई स्टूडेंट्स पुरानी। आज हम जीन को एक नए जोहत में देखते हैं, एक नए स्टाइल में देखते हैं। आज वो नई जोहत, नया स्टाइल ट्रेट नहीं है, करैक्टर नहीं है, बल्कि वो एक बायोकेमिकल सब्सटेंस है और उस बायोकेमिकल सब्सटेंस को आज आप लोग न्यूक्लिक एसिड्स के नाम से जानते हैं। यू नो दैट मे बी द डीएनए और दैट मे बी द आरएनए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सारे का सारा डीएनए या आरएनए जीन है? तो आंसर इज नो। जीन तो किसी भी डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है। स्टूडेंट्स देखें, मैंने आप लोगों के लिए पहले से लिख रखा है कि इसमें कितनी बातें अहम है इस डेफिनेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पहली सबसे अहम बात यह है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। ये पहली बात है, ये तो एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो एक पीस है किसका? डीएनए का। दूसरी बात है एक छोटा सा पीस ऑफ डीएनए विच एनकोड्स। अब यहां पे ये जो टर्म है एनकोड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इज एनकोड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड। चौथी बात है स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड और पांचवी बात है मेरे पास पॉलीपेप्टाइड। क्या मतलब होगा हमारे स्टूडेंट्स? आए हम एक डायग्राम बना के समझते हैं। पढ़े लिखे बच्चे हैं आप, ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को है कि अगर मेरे पास एक सेल है तो सेल में ये क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? जाहिर है क्रोमोसोम।
तो इन पर्टिकुलर क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, राइट? एंड दैट वेरी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इट ऑलवेज गिव राइज टू मैसेंजर आरएनए, एंड यू नो वेरी वेल मैसेंजर आरएनए इज ऑलवेज a single stranded structure, right? And then this particular messenger RNA then comes or go to the ribosomes, और आपको पता है कि राइबोसोम्स क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे, देखेंगे कि इस पर्टिकुलर डीएनए ने एक कोडेड मैसेज, खुफिया पैगाम जो मुझे मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में दिया है, उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं और वो किस किस तरतीब से लगे हैं। जब डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में किसी खास तरतीब से लग जाएंगे तो दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ पॉलीपेप्टाइड। तो दोबारा से देखते हैं कि ये डीएनए का या आरएनए का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो किसी एक पॉलीपेप्टाइड जो किसने बनाया था? राइबोसोम ने, उसके अंदर अमीनो एसिड की तरतीब को एंश्योर करता है। अगर अमीनो एसिड खराब हो जाएंगे या अमीनो एसिड की तरतीब खराब हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारी पॉलीपेप्टाइड भी बिगड़ जाएगी, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। नाउ वी वांट टू सी कि ये पर्टिकुलर जीन्स हमारे सेल्स के अंदर या हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और उसके लिए वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बुक। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि ये जीन्स कहाँ लोकेट करती हैं। तो उसके लिए आपकी बुक हमें क्या बता रही है कि जीन्स हमारे हर सेल के अंदर मौजूद होती हैं और वो खास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर लोकेट करती हैं कि जिन्हें हम लोग क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। तो क्रोमोसोम्स का घर क्या है? न्यूक्लियस। और जीन का घर क्या है? क्रोमोसोम, राइट? जैसे आपको पता है कि हर इलाके का एक एड्रेस होता है, आपके घर का भी एक एड्रेस होगा। सिमिलरली हमारी जीन्स के भी एड्रेसेस होते हैं और हम उन्हें एड्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये वाला जीन इस क्रोमोसोम की इस लाइन पे प्रेजेंट है। जैसे कि आपका घर भी किसी खास लाइन में होगा, किसी खास सड़क के ऊपर होगा, ऐसे ही जीन्स भी क्रोमोसोम पे किसी खास मकाम पे लोकेट करते हैं। उस पर्टिकुलर मकाम को हम लोग लोकस के नाम से जानते हैं। और अगर मैं मोर नंबर ऑफ जीन्स की बात करूंगा तो जाहिर है दे विल ऑक्यूपाई मोर नंबर ऑफ लाइंस। तो जब नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा हो जाएंगी तो हम लोग उसे लोसाई का नाम देंगे, राइट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब पता चल गया कि जीन्स बेसिकली हर सेल के क्रोमोसोम के हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के अंदर किसी खास मकाम पे पाई जाती है, राइट? अब हम बात करेंगे कि क्या जीन सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करती है? तो आंसर इज नो। जीन की मेरे पास क्या हो सकती हैं? वैरायटीज हो सकती हैं। जैसे कि हम तमाम लोग आपस में जो दूसरे को देख रहे हैं वो क्या है? वो सारे इंसान हैं, लेकिन क्या सारे इंसानों की शक्लें जैसी हैं? तो आंसर इज नो। सबका एक ही नाक है, दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक मुंह है, राइट? लेकिन स्टिल वी आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। वो जो डिफरेंसेस है वो क्या है? वो वेरिएशंस है। ऐसे ही हमारी जीन्स के अंदर भी वेरिएशंस आती रहती हैं इन द टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, और उसके रिजल्ट में वेरिएशन के साथ ही क्या चेंज होते रहते हैं? अमीनो एसिड, जिससे जाहिर है पॉलीपेप्टाइड में क्या आती है? चेंज, और इवेंचुअली उससे बने हुए प्रोटीन भी क्या हो जाती है? चेंज। तो इस लिहाज से जीन्स की माइनर वेरिएशंस एक नई फॉर्म ऑफ जीन डेवलप करती हैं। दैट ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज एलेल, और अलील भी बहुत से लोग इसे बोलते हैं, राइट? तो अब अगली बात कि क्या जीन या अलील मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ जगहों पर हो सकती हैं? तो आंसर इज नो। अगर ये सेल एक इंसान का है तो उस पर्टिकुलर इंसान के अंदर तमाम इंसानों के मैं सेल ले लूं, मैंने 1000 सेल इकट्ठे कर लिए, मुख्तलिफ, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई अमेरिका से, कोई कनाडा से, कोई चाइना से, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अगर वो सारे के सारे सेल इंसानों के हैं तो किसी एक खास जीन को फाइंड करने के लिए मुझे उसी क्रोमोसोम के उसी लॉकस पे ही जाना पड़ेगा। इट मीन्स कि पोजीशन ऑफ द जीन और द सेम ट्रेट इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा एक ही पॉइंट पर रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात कर रहे हैं अपने ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो यू नो कि मेरे पास ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। इस सारे के सारे ब्लड ग्रुप को एक ही
जीन कंट्रोल कर रहा है जिसे हम बोलते हैं आई जीन, और यूनिवर्सली आप दुनिया में कहीं से भी इंसान का सेल उठा लाएं, उसे क्रोमोसोम नंबर 9 पे ही आपको ब्लड ग्रुप का जीन मिलेगा। वो अलग बात है कि इसकी बहुत सी एलील्स हैं, बहुत सी वेरिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर आई के ऊपर जीन ए भी एग्जिस्ट कर सकता है, और इसी के ऊपर जीन भी एग्जिस्ट कर सकता है, और इसी आई के ऊपर स्मॉल आई जीन भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये तीनों के तीनों जीन एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड दैट वेरी कैरेक्टर इज नथिंग अदर देन ब्लड ग्रुप। तो ये तीन क्या होंगी, उसकी वैरायटीज होंगी। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक जिस अगले टॉपिक पे बहस या डिस्कशन मांग रही है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल जीन। आपको बताना माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि किसी भी एक जीन को, यानी कि जो एक पॉलीपेप्टाइड के बनने को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला पार्ट है। दिस वेरी पार्ट इज कॉल्ड एज रेगुलेटरी रीजन ऑफ द जीन। ये मेरे पास सेकेंड पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल रीजन ऑफ द जीन। और ये जो लास्ट पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटर, यानी कि हम जीन को स्टार्ट यहां से करवाएंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनिशिएशन जोन, इट इज कॉल्ड एज इलॉन्गेशन जोन, इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन जोन। तो 3 जोन्स के मिलने से हमेशा हमारा एक जीन बनता है। अगर मैं आप लोगों से रेगुलेटरी जीन की बात करूं तो यहाँ पे 2 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जोन पाए जाते हैं। राइट, उसको हम अपनी आसानी के लिए कुछ इस शक्ल से और कुछ इस शक्ल से डिनोट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो ये मेरे पास जो पहला जोन है, इट इज कॉल्ड एज पी जोन और प्रोमोटर जोन, और ये वाला जो मेरे पास जोन है, इट इज कॉल्ड एज ओ जोन और ऑपरेटर जोन। राइट, ये प्रोमोटर ऑपरेटर जोन हमारे जीन के अपस्ट्रीम, जीन स्टार्ट होने से पहले पाए जाते हैं, और ये हमारे रेगुलेटरी रीजन का इंटीग्रल पार्ट है। याद रखिएगा माय स्टूडेंट सभी से कि ये जो मेरे पास पार्ट है, ये मेरी जीन के एक्सप्रेशन को, जीन के इजहार को या तो रोकेगा या बनवाएगा। राइट, अगर ये रोक रहा है तो ये रिप्रेसर का काम कर रहा है, और अगर ये बनवा रहा है तो ज़ाहिर है एक्टिवेटर का काम कर रहा है। और जब जीन बन जाएगा तो उसके एंड पे एक ऐसा सिग्नल लगा होता है जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, मींस ट्रांसक्रिप्शन को या ट्रांसलेशन को रोक देता है। ऐसा भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर रेगुलेटरी रीजन के आगे, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे, इस पर्टिकुलर रीजन में एक स्ट्रक्चरल जीन हो या 2 जीन्स हो या 3 जीन्स हो। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं आप लोगों की सहूलत के लिए कि ऐसा हो सकता है कि एक ही प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन इस स्ट्रक्चरल जोन में 3 डिफरेंट जीन्स को कंट्रोल कर रहा हो। अगर ऐसा हो तो हम लोग इसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन का नाम देते हैं। राइट, आमतौर पे अगर आप देखते हैं यूकैरियोटिक जीन को, तो उसमें हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे कोई फालतू डीएनए का पीस नहीं लगा हुआ होता। लेकिन अगर आप किसी यूकैरियोटिक जीन की बात करते हो तो उसमें आप लोगों को 2 जोन्स नजर आते हैं इस स्ट्रक्चरल जोन के अंदर। उनमें से एक को हम नाम देते हैं इंट्रॉन का, और एक को हम नाम देते हैं एक्सॉन का। इंट्रॉन ये वो वाले पार्ट्स हैं जो मेरे इस स्ट्रक्चरल रीजन में विदाउट एनी रीजन प्रेजेंट है, और जब हम इस पर्टिकुलर जीन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इन इंट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे। जो चीज बाहर निकल जाएगी, जो यूजलेस है, उसे हम लोग नाम कह देते हैं इंट्रॉन का। लेकिन फिर हमारे पास आते हैं स्प्लाइसोसोम्स, वो इन पर्टिकुलर इंट्रॉन्स को कट करके स्प्लाइस करके बाहर निकाल देते हैं, तो बाकी बच जाता है मेरे पास एक इंतहाई खूबसूरत यूजफुल ट्रिम्ड जीन। और वो जो इंतहाई खूबसूरत ट्रिम्ड जीन है वो किसका बना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन का। राइट, अब एक्सॉन के अंदर मेरे पास क्या प्रेजेंट है? स्ट्रक्चरल जीन। फिर मेरे पास क्या प्रेजेंट है? रेगुलेटरी जीन्स। ये सारे के सारे चीजें आपस में मिलके एक फंक्शन बना देती हैं जिसे लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स क्या? ओपेरॉन का। सो ये थी वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों की बुक में गिवन है, और हमें भी हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह है कि हमने यहाँ से आगे आप लोगों को नहीं बताना, बिकॉज कि आपके बोर्ड की यही डिमांड है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप इस पर्टिकुलर जीन की बैकग्राउंड को समझे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात आप ये देखें कि हम किस तरीके से कंक्लूड करने पर कामयाब हुए
कि जो जीन्स हैं वो सेल के अंदर रहती हैं, बाहर नहीं आती हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि जीन्स की फॉर्म्स क्या हो सकती हैं, वो क्रोमोसोम में कहाँ कहाँ पाई जा सकती हैं। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीन के कितने पार्ट्स हैं और हर पार्ट की अपनी क्या सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इनिशिएट होगा, यहाँ पे एलोंगेशन होगी और यहाँ पे टर्मिनेशन होगी। इस दुआ के साथ क्या आप इस पर्टिकुलर नॉलेज को अपने लिए और इंसान के लिए फायदेमंद बना सकते हो। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज।